टाइम था 16 सितंबर 2024 का और जगह थी बिहार का माधेपुर। जब लोग सुबह सुबह उठते हैं और कुछ एक लोग तो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि अपनी हर रोज की सुबह की दिनचर्या का काम शुरू कर रहे थे। और इन्हीं में से एक था अर्जुन शर्मा, जो कि एक थैला उठाकर एक तरफ जा रहा था। तो उनके पड़ोसियों ने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तू सुबह सुबह थैला उठाकर कहाँ जा रहा है। तो अर्जुन शर्मा उनकी तरफ पहले तो देखता है और उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हुए, नाचते हुए वहां से जाने लगता है। तो उसके पड़ोसियों ने सोचा कि शायद इसका मूड आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है और यही कारण है कि ये बिना बोले इस तरीके से एक प्यारी सी स्माइल हमारी तरफ देकर ये यहाँ से जा रहा है। तो वो लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अर्जुन शर्मा भी वहां से निकल जाता है। थोड़ा आगे जब वो जाता है तो कुछ एक लोग जो कि अपने कामों पर जा रहे थे, इस टाइम रोड पर वो लोग मौजूद थे। उन्होंने देखा कि जो ये थैला लेकर जा रहा है, इस थैले से एक लाल रंग का पदार्थ इस टाइम बाहर टपक रहा है। तो वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। तो वो लोग अर्जुन शर्मा के पास ही आ पहुंचते हैं। ये लोग इसे बड़े ही अच्छे से जानते थे। तो कुछ एक तो ये बात कहते हुए उसके पास से निकल जाते हैं कि भाई, जो कुछ भी तूने इस थैले में ले रखा था, शायद वो तेरा टिफिन वगैरह लीकेज हो गया है और यही कारण है कि तेरी जो सब्जी वगैरह थी वो अब बिखर चुकी है। वो लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये बात बोलकर इसके पास से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बातों का अर्जुन शर्मा के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। अर्जुन शर्मा अभी भी चुपचाप एक ही तरफ जा रहा था। तो कुछ एक लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उसे काफी देर से टकटकी लगाए देख रहे थे और उन्होंने उसके पास जाकर ये बताना शुरू किया कि भाई, इस तरीके से तेरे एक बार तू थैले को संभाल तो ले, तेरा सामान इसमें बिखर गया है। तो अर्जुन शर्मा अभी भी उनका जवाब नहीं देता है और वो लोग जब उस टपकने वाली चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने पाया कि ये तो खून है। ये चीज देखते ही उन्होंने अर्जुन शर्मा से इस बारे में बात करनी बिल्कुल छोड़ दी और वहां पर आसपास में और जो लोग मौजूद थे वो उन्हें इस बारे में बताने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई सब्जी वगैरह नहीं, कुछ और नहीं, जबकि खून है। इसी तरीके से धीरे धीरे कर वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अर्जुन शर्मा से इस बारे में पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, तेरे झोले में ऐसा क्या है जो कि इस तरीके से टपक रहा है और हम लोगों को इसे देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो अर्जुन शर्मा ने ये बात कही कि वो किसी को कुछ भी नहीं दिखाने वाला। वो अपने घर के यहाँ पास में जो पुलिस स्टेशन मौजूद है वो वहां पर जा रहा है और अभी तक काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इस बात को देखकर खुद को नहीं रोक पाए और वो लोग उसके थैले के अंदर झांकने लगते हैं। अर्जुन शर्मा उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दो लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कि उसके अंदर इस टाइम तक देख लिया था और उन्होंने वहां आसपास में और लोगों को बताना शुरू किया कि यार, इसमें कुछ और नहीं जबकि इसमें तो एक इंसानी गर्दन मौजूद है। ये चीजें सुनकर जिस व्यक्ति ने उस थैले के अंदर देखा था और जिन लोगों ने यहाँ आसपास में इस टाइम खड़े हुए थे और उन्होंने उस पड़ोसी की जब बात को सुना तो उन लोगों का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है कि आखिरकार ये बंदा क्या बोल रहा है और उससे भी बड़ी बात, ये जो बंदा है इसे लेकर कहां पर जा रहा है, आखिरकार ये सिर किसका है। काफी सारे सवाल अब उन लोगों के दिमाग में उठ रहे थे और काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि इस टाइम पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया था। पुलिस ऑफिसर्स को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जल्द से जल्द इस घटना स्थल पर आ पहुंचते हैं और यहाँ पर आने के बाद अर्जुन के पास जा पहुंचते हैं। उससे जाकर ये बात पूछते हैं कि हाँ भाई, आपने ये जो थैला ले रखा है इसके अंदर क्या है। और उसके बाद अर्जुन शर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों को अभी कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और वहां पर जाकर इसमें थैले को आप लोगों को ही संभलवाने वाला हूं। तो पुलिस वाले उस टाइम उससे जबरदस्ती वो थैला छीन लेते हैं और जब पुलिस वालों ने उस थैले को देखा तो उसके अंदर सच में ही एक इंसानी गर्दन थी और जब उससे पूछना शुरू किया कि आखिरकार ये गर्दन किसकी है तो अर्जुन शर्मा ने बताना शुरू किया कि ये कोई और नहीं जबकि उसकी पत्नी है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके सिर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग उसके घर पर जाते हैं जहां पर कि उसकी पत्नी का बाकी शरीर का हिस्सा पड़ा हुआ था। तो पुलिस वालों ने उसके शरीर के पूरे ही हिस्से को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके
अलावा दूसरी तरफ अर्जुन शर्मा को इस टाइम पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। वो लोग उसे गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद अपने साथ उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तुमने बड़े ही बेरहमी से अपनी पत्नी की जान ले ली। और उसके बाद अर्जुन शर्मा ने पुलिस वालों को एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब, मेरी शादी करीबन आज से 10 साल पहले पूजा देवी नाम की एक महिला से हुई थी। अब वो करीबन 35 साल की हो चुकी थी। अभी तक हम लोगों का परिवार काफी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन बात अगर की जाए आज से करीबन 3 साल पहले की, तो उसकी पत्नी का अफेयर कुंदन शाह नाम के एक व्यक्ति से हो जाता है, जो कि यहाँ पर पास के ही गांव में रहता है। पता नहीं इन लोगों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी, लेकिन जब से इनकी मुलाकात हुई थी ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे। इसकी पत्नी इससे अक्सर मिलने के लिए जाया करती थी और काफी बार तो ऐसा भी हुआ था जब कुंदन शाह यहाँ पर इनके घर पर ही आ जाया करता था। ये तो मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ पर आसपास के गांव में चला जाया करता था, कभी कभार इसे दूसरे शहर भी जाना पड़ा करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके घर पर देखा जाए तो इसकी पत्नी के अलावा इसके 3 लड़के भी मौजूद थे, लेकिन इसकी पत्नी ना तो लड़कों की शर्म किया करती थी, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इसके बच्चे इस टाइम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जब उनके बच्चों को, उसके पति को इस बारे में पता चलेगा कि उनकी माँ और उसकी पत्नी कुछ इस तरीके का काम कर रही है, तो वो इन सारी ही चीजों से शायद कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ चुकी थी। तो वो अपने प्रेमी से अपने घर पर भी मिला करती थी, बाहर भी जाकर वो उससे मिला करती थी। और इस बारे में धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब इसका प्रेमी हमारे घर पर आया करता था तो इनके गांव वालों ने सारी की सारी चीजें ये बता दी थी मुझे कि भाई तू तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तेरे जाने के बाद एक बंदा यहाँ पर आता है। तो मैंने अपनी पत्नी से ही पूछना शुरू किया और इसकी पत्नी ने उस टाइम इस बारे में छिपाने की कोशिश की कि कोई नहीं आया था। बहाने वो लगा दिया करती थी कि इस तरीके से कुछ बेचने वाला आया था या फिर कोई और आया था। इसी तरीके के काफी सारे वो बहाने लगाया करती थी, लेकिन आखिरकार ये सारी ही चीजें वो कब तक छिपा पाती। उसके बाद उसके बच्चों ने भी उसे बताना शुरू किया कि उनकी माँ का तो अफेयर कुछ इस तरीके से किसी के साथ चल रहा है। वो बंदा अक्सर इनके घर पर आता है और अब तो वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मानो उससे मिलने लगी थी। उसके परिवार वालों ने, उसके गांव वालों ने जब उसे ये बात बताई और उसने आकर अपनी पत्नी से ये बात कही, तो पूजा देवी ने साफ साफ अपने पति से ये बात कह दी कि ये इस बंदे को जानती है, काफी अच्छे से ये इसे जानती है और ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये इसके बिना नहीं रह सकती और भले ही गांव वाले कुछ भी समझते रहे, उसका पति कुछ भी समझता रहे, वो इसके बिना नहीं रह सकती और आगे भी वो इसी तरीके से इससे मिलती रहेगी। और इस बात को जान लेने के बाद अर्जुन और पूजा के बीच अब अक्सर लड़ाइयाँ होती रहा करती थी, लेकिन पूजा तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो उसके गांव वालों ने, उसके परिवार वालों ने पूजा को समझाना शुरू किया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, 3 तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, तुम्हें इस तरीके के कोई भी गलत काम को अंजाम नहीं देना चाहिए जिससे कि कल को तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे पति की यहाँ पर समाज में बेइज्जती हो। लेकिन पूजा इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है कि वो अपने प्रेमी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो धीरे धीरे कर ये मामला अर्जुन के ससुराल तक पहुंच जाता है। उसने अपने ससुर को सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी और उसके बाद पूजा के पिता अपने परिवार को लेकर पूजा के घर पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सारे ही लोग मिलकर पूजा को समझाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समाज में तुम्हारे पति की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे बच्चों की बेइज्जती हो रही है और बेइज्जती तो तुम्हारी भी हो रही है। इसी तरीके से काफी देर तक बैठकर वो लोग उसे समझाते हैं और पूजा उस टाइम इस बात के लिए मान भी जाती है। अगले लगभग 2-3 महीने तो आराम से बीतते हैं, लेकिन उसके बाद अर्जुन को इस बारे में पता चलता है कि उसकी पत्नी दोबारा से अपने पुराने प्रेमी से मिलने लगी है। तो वो उसे दोबारा से समझाने लगता है और जब पूजा नहीं मानती तो अर्जुन ने ये बात कही कि अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो तुम ऐसा करो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ, तुम उसी के साथ शादी कर लो। लेकिन इस बात से भी पूजा ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसने यही बात कही कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो प्यार अपने प्रेमी से भी करती है, तो वो इसे तो तलाक नहीं देने वाली और वो रिश्ता उससे भी नहीं तोड़ने
पड़ने वाली है। तो इस बात को लेकर अब अक्सर इन लोगों के बीच लड़ाई हुआ करती थी और अर्जुन ने अपनी पत्नी से साफ साफ ये बात बोल दी थी कि या तो वो इसका पीछा छोड़ दे या फिर वो अपने प्रेमी को भूल जाए। इसी तरीके की काफी सारी अनबन इन लोगों के बीच होती रहा करती थी और बीच बीच में पूजा इस बात के लिए मान भी जाया करती थी। और उसके बाद टाइम आया 16 सितंबर 2024 का, जब सुबह सवेरे उठकर अर्जुन खेतों में घूमने के लिए चला जाता है। वहां पर जो कुछ भी उसे खेतों का काम वगैरह करना था, सुबह सवेरे जल्दी से काम निपटा कर वो वापस घर पर आ जाता है। लेकिन वापस घर पर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा देवी किसी से बातें कर रही है। और जब उसने पूछना शुरू किया कि वो किससे बातें कर रही है, तो पूजा ने अपने पति को यही बताया कि वो तो अपने उसी प्रेमी से बातें कर रही है। और इस बात को लेकर फिर से इनके बीच लड़ाई हो जाती है। और अब तो पूजा ने साफ साफ अपने पति से ये बात कह दी थी कि वो अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती और वो उससे बातें करती रहेगी। इस टाइम अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो वहीं पर साइड में रखा हुआ एक दरात उठाकर लाता है और उससे अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर देता है। हाथ में मुड़ी झुला कर ला कर जा रहे थाना पर सिलेंडर हुए ला। थाना के नजदीक पहुंच गए, ओकर बाद पुलिस वाला। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो आप लोग काफी अच्छे से जानते ही हैं। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अब उसे जेल जाना होगा, जिसके तौर पर उसे पक्का तो ये बात लगने ही लगी थी कि अब उसे जेल तो जाना ही है। तो वो अपनी पत्नी के सिर को उठाकर एक थैले में डालकर यहाँ पर पास का जो पुलिस थाना था वहां पर वो जाने लगता है। और जब इसके पड़ोसी पूछने लगते हैं कि हाँ भाई कहाँ पर जा रहा है तू सुबह सवेरे इस तरीके से थैला उठाकर, तो वो वही टाइम था जब अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, क्योंकि अब इसका पूरे तरीके से परिवार उजड़ चुका था, सारा का सारा संसार इसका खत्म हो चुका था। तो वो उनकी तरफ एक प्यारी सी गहरी सी स्माइल के साथ देखता, नाचने लगता और उसके बाद वो सीधा का सीधा जाने लगता। उस टाइम काफी सारे लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई थी जिस टाइम की ये उस सिर को लेकर उस टाइम वहां से गुजर कर जा रहा था। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं आप लोगों को वो वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैं उसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से अर्जुन ने पूजा की जान ले ली। हो सकता है वो पूजा के पिता को वापस बुलाकर इस पूरी ही समस्या के बारे में उन्हें बताता तो उसके पिता कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेते, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो अर्जुन को जेल में जाना होगा और वहां पर उसे अपनी जिंदगी के पता नहीं कितने दिन बिताने होंगे। और दूसरी तरफ अगर इनके बच्चों को देखा जाए तो उनके सिर पर ना तो अब माँ का साया है और ना ही पिता का। माँ ने अपनी जान गंवा दी है और पिता जेल में जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि अर्जुन ने कदम उठाया था वो कहाँ तक सही है और इसके अलावा वो क्या कुछ कर सकता था जिससे ना तो उसे जेल जाना पड़ता और ना ही पूजा की वो जान लेता। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अजय सिंह को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ। टाइम था 29 अगस्त 2022 का, जब एक व्यक्ति मुंबई के आलोज पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर बताने लगता है कि जनाब मेरी भतीजी सानिया पिछले लगभग 1 साल से गायब है। मुझे नहीं पता कि वो कहां पर चली गई और आप लोग प्लीज उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। मैं उस लड़की का चाचा हूं और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी भतीजी गई तो गई कहां पर। तो पुलिस वाले उसी व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हाँ भाई अब तेरे को उसकी याद कैसे आई, इतने दिनों बाद तू नींद से कैसे जागा है, अगर तेरी भतीजी 1 साल से गायब है तो तुझे उसी टाइम यहाँ पर आना था और हो सकता है उस टाइम तो वो हमें मिल भी जाती। तो उस आदमी ने एक कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब वो लड़की बहुत ज्यादा जब छोटी थी तो उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मैं उसका चाचा हूँ और मैंने ही उसका पालन पोषण किया था। 2017 में हम लोगों ने उसकी 7
शादी आसिफ नाम के एक व्यक्ति से कर दी जो कि सऊदी अरब में इस टाइम जॉब लगा हुआ था और उसका परिवार यहाँ मुंबई में ही रहा करता था। 2019 में उनके घर पर एक लड़की होती है जिसका कि नाम उन्होंने अमायरा रखा और वो परिवार देखने में काफी ज्यादा खुशहाल लग रहा था। मुझे कभी भी ये चीज नहीं लगी कि उसकी भतीजी अपने ससुराल में दुखी होगी। हाँ, कभी कभार इन लोगों के बीच दहेज की बातें होती रहा करती थी, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। और जैसे ही 2021 का टाइम आता है तो उसके बाद तो हम लोगों ने सानिया से बात की ही नहीं। हम लोग वैसे भी उनके घर वालों से कम ही बात किया करते थे, उसके पति से हमारी थोड़ी कम ही बना करती थी और यही कारण था कि हम लोग डायरेक्टली सानिया से ही बातें किया करते थे। बीच में हम लोग थोड़े बिजी हो जाते हैं और उसके बाद तो जब हम लोगों ने सानिया के पास फोन मिलाने शुरू किए तो कभी कभार तो उसका फोन बंद आ रहा था और शुरुआती टाइम में तो वो फोन नहीं उठाती थी और उसके बाद लगातार उसका फोन बंद आ रहा था। मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं कर्नाटक से मुंबई आ गया उनके घर पर उससे मिलने के लिए कि उसकी बेटी ठीक ठाक तो है ना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर कि उसका ससुराल था नालासोपारा में, वहाँ पर जाकर मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने ये घर बेच दिया है। अब वो जाकर कहीं और रहते हैं और उसके बारे में इनके पड़ोसियों को भी नहीं पता है। तो वो अपने रिश्तेदारों से जिनसे भी बातें वो कर सकता था उनसे बातें कर लेने के बाद उसे आसिफ की माँ का नंबर मिल जाता है। उसने अपनी समधन के पास फोन किया और उससे ये बात पूछनी शुरू की कि अब वो लोग कहाँ पर रहते हैं और उन्होंने बताया कि वो इस टाइम मुंब्रा में रहते हैं। घर का आता पता ये है। सारी ही डिटेल ले लेने के बाद सानिया के चाचा उनके ससुराल जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वो सानिया के ससुराल के हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सानिया को छोड़कर। तो वो उनसे ही पूछने लगते हैं कि सारे घर के लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सानिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आखिरकार वो कहाँ पर है। तो आसिफ ने बताना शुरू किया कि हम लोग जो यहाँ पर आकर रहने लगे हैं ये नॉर्मली नहीं रहते हैं, जबकि इसके पीछे एक खास कारण है। दरअसल सानिया किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। आखिरी समय जाते टाइम उसने मेरे लिए एक लेटर छोड़ रखा था और वो लेटर आज भी मैंने संभाल कर रख रखा है। वो एक लेटर लाकर सानिया के चाचा को देता है जिसमें कि ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती और यही कारण है कि वो उसके साथ कहीं भागकर जा रही है। वो उसका पीछा बिल्कुल भी ना करे, वो अपने प्रेमी के साथ काफी ज्यादा खुश है। ये सारी ही घटना जैसे ही उन लोगों के साथ घटती है तो आसिफ का ये कहना था कि हम लोग अपने पड़ोस में नहीं रह सकते थे, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती उस टाइम वहाँ पर हो चुकी थी और यही कारण है कि यहाँ पर मुंब्रा में हमें आकर रहना पड़ा। सानिया के चाचा ये बात कहते हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो यही बात वो लोग कहते हैं कि किस मुंह से हम लोग आपको फ़ोन करके बताते कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है। बस हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर आकर रहने लगे। ये सारी ही बातें जब सानिया के चाचू जान चुके थे तो वो चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं और आखिरकार वो कहते भी तो क्या, उनकी बेटी ने अपने ससुराल में उसकी पूरे तरीके से नाक कटवा दी थी। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा इस टाइम हो चुके थे और उसके बाद वो चुपचाप वहां से आ जाते हैं। वापस आकर उसने सानिया की चाची को सारी ही चीजें डिटेल से बताई, अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसी वो लड़की नहीं थी, तो तुम ऐसा करो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि असल में वहां पर क्या हुआ था, तुम पुलिस वालों के पास जाओ और पुलिस वाले इस चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जब ये सारा ही मामला मुझे समझ आ चुका था तो मैं उनके घर पर लगभग 26-27 अगस्त को गया था और आज लगभग 2-3 दिनों तक अपने घर वालों की राय ले लेने के बाद 29 अगस्त 2022 को मैं आप लोगों के पास आ चुका हूं। अब जो कुछ भी मुझे पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। प्लीज आप लोग मेरी भतीजी को ढूंढ दीजिए। और उसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट उन लोगों के पास दर्ज करवाई गई थी या फिर लावारिस डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली थी, उन सारे ही लोगों की रिपोर्ट निकालनी शुरू की, क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना
था कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके ससुराल वालों ने ही उसे गायब कर दिया है या फिर दूसरी तरफ जिस प्रेमी के साथ वो भागी थी, हो सकता है उसी ने उसे मार डाला होगा। अपना जो कुछ भी फायदा उसे उठाना था वो सारी ही चीजें कर लेने के बाद तो जितने भी हमारे पास ये लावारिस डेड बॉडी आई हैं, इनके जो सबूत हम लोगों के पास हैं, प्लीज आप इन्हें चेक कर लीजिए। अगर वो इनमें नहीं मिलती है तो हम लोग सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि आखिरकार आपकी भतीजी कहाँ पर है। और इसी तरीके से काफी सारे जब रिपोर्ट पुलिस वालों के पास पहुंच चुकी थी लावारिस डेड बॉडीज की, तो वो सारी ही रिपोर्ट वो लोग उनके चाचू को दिखाने लगते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पूछना शुरू किया कि किस दिन वो भाग कर गई थी, और उसके चाचू ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने ये तारीख बताई थी, और उस तारीख के आसपास 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो भी लावारिस डेड बॉडी मिली थी उन सारों की ही रिपोर्ट जब सानिया के चाचू को दिखाई जाती है तो उन्होंने कुछ एक कपड़ों को पहचान लिया। कुछ एक गहने ऐसे मौजूद थे जिन्हें की देखकर वो ये बात कहते हैं कि ये कपड़े तो उनकी बेटी सानिया के ही हैं। वो बिल्कुल इसी तरीके के कपड़े पहना करती थी जब भी वो उनसे वीडियो कॉल किया करते थे, और काफी हद तक जो कुछ भी डिटेल पुलिस वालों के पास उस डेड बॉडी की थी वो सारी ही डिटेल वो सानिया के चाचू को दिखा देते हैं। और उसके बाद सानिया के चाचा काफी हद तक इस बात के लिए मान जाते हैं कि हाँ, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं जबकि सानिया की ही है। तो पुलिस ऑफिसर्स सारी की सारी डिटेल इस डेड बॉडी के बारे में सानिया के चाचू को बताने लगते हैं। उन्होंने बताया कि ये डेड बॉडी हमें 26 जुलाई 2021 को मिली थी। दरअसल काफी सारे लोग समंदर के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक लावारिस बैग समंदर के किनारे पड़ा हुआ था। काफी सारे लोगों को उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। और जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, उस बैग को हम लोगों ने खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बिना गर्दन की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को हम लोगों ने बाद में अपनी हिरासत में ले लिया। उसका पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोगों ने भेज दिया, लेकिन इसके ऊपर इसका सिर नहीं था, और यही कारण था कि इसकी शिनाख्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। बाद में इसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देखकर, इसके कपड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि जरूर ये महिला मुस्लिम धर्म से संपर्क रखती होगी, क्योंकि कुछ इसी डिजाइन से इसने अपने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी। तो जो कुछ भी हम लोग इससे सबूत के तौर पर ले सकते थे वो सारी ही चीजें ले लेने के बाद, इसका डीएनए वगैरह ले लेने के बाद हम लोगों ने मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब सानिया के चाचा ने तो उसे पहचान लिया था, लेकिन इस बात को कंफर्म कर लेने के बाद उसके ससुराल वालों के पास भी जाया जाता है, उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है, और वहां पर लाने के बाद उनसे जब इस चीज की शिनाख्त करवाई जाती है कि ये बंदा तो कभी कभार वीडियो कॉल पर ही उसे देखा करता था, उसके कपड़ों को देखा करता था, लेकिन वो लोग पूरा का पूरा दिन इसके साथ रहते थे, कम से कम वो लोग तो इसके कपड़ों को पहचान ही लेंगे। तो सानिया के ससुराल वालों को जब बुलाया जाता है तो वो लोग वहां पर आकर उसके कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि जनाब वो तो अपने प्रेमी के साथ भागी है, आप लोग पता नहीं किसके कपड़े उठाकर घूम रहे हैं। इस तरीके के कपड़े उसके पास नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ उसके चाचू इस बात के लिए हाँ भर रहे थे कि हाँ जनाब, मैंने ये कपड़े देखे थे, वो लड़की अक्सर ये ही कपड़े वीडियो कॉल के दौरान पहना करती थी। तो सानिया के परिवार वाले इस टाइम थोड़े घबरा से गए थे, और यही कारण था कि पुलिस वालों को उनके ऊपर शक होने लगता है। वो लोग उनसे सारी ही चीजें डिटेल से पूछने लगते हैं, और इसके अलावा उस लेटर के बारे में भी उनसे पूछते हैं जो कि आखिरी टाइम में सानिया लिखकर छोड़कर गई थी। तो उन्होंने वही लेटर पुलिस वालों को भी दिखा दिया, और अब की बार पुलिस वाले नॉर्मली देखकर तो छोड़ने वाले नहीं थे, जबकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास उस लेटर को भेज दिया जाता है। और सानिया की जब राइटिंग को मिलाया जाता है तो ये बात कही जाती है कि ये दोनों तो आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब पुलिस वालों को सानिया के ससुराल वालों के ऊपर ही शक होने लगता है। उन्होंने आसिफ की हैंडराइटिंग को लिया और उससे वो लेटर मिल जाता है, और उसके बाद अब पुलिस वाले कंफर्म हो चुके थे कि जरूर इस बंदे ने ही ये लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है तो उस लड़की को गायब भी इन लोगों ने ही किया होगा। तो इसके लिए पूरे तरीके से कंफर्म कर लेने के लिए सानिया की बेटी अमायरा को वहां पर बुलाया जाता है, उसका डीएनए ले लिया जाता है, और उसके बाद इन दोनों के डीएनए को जब मैच किया जाता है तो वह मैच हो जाता है।
लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के सामने आ रहा था वो ये था कि अगर सानिया यहाँ से भाग गई है अपने किसी प्रेमी के साथ, तो आखिरकार इसके जो ये लेटर लिखकर वो गई है, इसकी राइटिंग आसिफ के साथ कैसे मिल रही है। और इसी बात को नजर में रखते हुए पुलिस वाले आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पूरे ही परिवार को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब उन्होंने अपने तरीके से उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो उसके पूरे ही परिवार ने एक काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब, ये सारी ही घटना तब शुरू होती है जब 2019 में सानिया को एक लड़की होती है। अमायरा जब से इनकी जिंदगी में आई थी वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आसिफ की बहन को देखा जाए तो इनकी शादी को करीबन 10 से 12 साल हो चुके थे और अभी तक इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। और जैसे ही अमायरा आसिफ और सानिया की जिंदगी में आते हैं तो उसकी बहन ने ये बात कहनी शुरू की कि तुम लोगों को काफी अच्छे से शादी के बहुत जल्द बाद ही एक नन्ही मुन्नी बच्ची हो चुकी है, तो क्या आप लोग ये बच्ची हमें गोद दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तुम लोगों को काफी अच्छे से पता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और हम लोग अपनी जिंदगी इस बच्चे के सहारे काट लेंगे। तो आसिफ तो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सानिया को देखा जाए तो वो इससे इनकार कर देती है। वो ये बात कहती है कि उनकी जिंदगी में ये पहला बच्चा आया है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये इसके बिना नहीं रह सकती और आगे जो भी हमारा बच्चा होगा हम लोग आपकी बहन को दे देंगे, लेकिन अब जो ये लड़की हुई है ये तो हम लोग अपने पास ही रखने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच अब अक्सर झड़प होने लगी थी। काफ़ी बार तो ऐसा टाइम भी आया था जब सानिया के ससुर ने उसे पीटने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसके ऊपर हाथ उठा दिया करते थे इस बात को लेकर कि अगर तुम काफी अच्छे से फल फूल रहे हो तो तुम्हें किसी न किसी की मदद भी करनी चाहिए, वो भी तुम्हारे परिवार की एक सदस्य है। अगर तुम अपनी बेटी उन्हें गोद दे देते हो तो तुम्हें दिक्कत ही क्या है। लेकिन सानिया इस बात से इनकार कर देती है कि ये मेरी पहली बेटी है, हमारी जिंदगी में पहला बच्चा हमारा आया है, मैं इसे किसी और को कैसे दे सकती हूँ। और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच काफी बार झड़प हुआ करती थी, लेकिन सानिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी किसी को नहीं देने वाली। और उसके बाद टाइम आता है 21 जुलाई 2021 का, जिस दिन इन लोगों के बीच दोबारा से इस चीज को लेकर झड़प होती है। और उस दिन तो शायद इन्होंने पहले से ही पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि आज हम लोग इस महिला को निपटाने वाले हैं जो कि हमारे परिवार के बीच इस तरीके से दरार ला रही है। तो उन्होंने अमायरा को अपनी बहन के घर पर भेज दिया और उसके बाद उन्होंने एक टब में पानी भरा, सानिया को अपने साथ वो लोग पकड़ कर लाते हैं और उस टब में उसका वो लोग मुंह डबोने लगते हैं। कुछ एक देर तक तो वो तिलमिलाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत जल्द इसका जो शरीर था उसमें हलचल बंद हो जाती है और वो लोग इसके फेस को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों के दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुई हो, तो कुछ ही देर बाद ये दोबारा से ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये हो सकता है जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दे, तो हम लोगों को इसका पक्का काम करना होगा। जिसके लिए वो लोग किचन में जाते हैं, वहां से एक धारदार चाकू लेकर आते हैं और सानिया के गले को उसके धड़ से अलग करने लगते हैं। इस सारे ही काम को इस टाइम आसिफ खुद अंजाम दे रहा था। अपनी वाइफ को मार वो चुका था, उसके धड़ को उसके सिर से अलग वो कर रहा था, लेकिन जब उसके शरीर से बहुत सारा खून इस टाइम बाहर निकल चुका था तो इन सारी ही चीज़ों को आसिफ ज़्यादा देर तक नहीं देख पाया और कुछ ही देर बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। वो वहीं पर गिर जाता है। उसके घर वालों ने अपने बेटे को संभाला कि इसे क्या हो गया, इसे कुछ हो ना जाए। और उसी टाइम वो लोग दूसरे परिवार की एक बेटी को इस टाइम वो लोग मारने की पूरी तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को संभालते हैं, उसे साइड में ले जाकर लिटा देते हैं और बाकी बचे हुए काम को सानिया का ससुर अंजाम देने लगता है। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया और उसके बाद भी वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि हो सकता है इसके बड़े बड़े बाल हैं
और इसी चीज से ये बात पता चल जाए कि जो ये सिर है ये किसी महिला का है, तो उन्होंने उस कटे हुए सिर को पूरे तरीके से ट्रिम कर दिया। और इसके अलावा सानिया के होठों पर एक तिल भी था, तो वो लोग पूरे तरीके से इन सारे ही सबूतों को मिटा देना चाहते थे। तो उन्होंने उसका जो होठ का वो तिल था उसे भी चाकू से काट दिया और उसके बाद एक थैले में डालकर उसके सिर को वो लोग एक वीरान जगह पर ले जाकर उसे डिकम्पोज कर देते हैं। ठिकाने लगाकर वो लोग वापस घर पर आते हैं, लेकिन अभी भी जो उसका धड़ था वो वहीं पर मौजूद था। तो उन लोगों ने अपने घर से एक बैग निकाला, उसके शरीर को उस बैग में ठूस दिया, काट पीट कर जिस भी तरीके से वो लोग उसमें ठूस सकते थे। और उसके बाद आसिफ ने अपने जीजा के पास कॉल किया, जिसे कि वो लोग अपनी बेटी गोद देना चाहते थे। उसने ये बात कही कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाए, इसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने भी लगाना है। और आसिफ का जीजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो गाड़ी लेकर वहां पर आ पहुंचता है और उसके बाद उस बैग को रखकर वो लोग समंदर के किनारे ले जाते हैं। वहां पर ले जाकर गहरे समंदर में डालने की वो कोशिश करते हैं। काफी अंदर समंदर के जाने के बाद वो लोग उस बैग को उसके अंदर फेंक देते हैं और जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, समंदर उस बैग को अपने साथ बहा भी ले जाता है। लेकिन इस घटना के करीबन 4 से 5 दिन बाद वो बैग दोबारा से किनारे पर आ जाता है। और अब सुबह सुबह जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने उस बैग को देखा। इस बैग के अंदर पिछले लगभग 5-6 दिनों से एक डेड बॉडी थी और यही कारण था कि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और उसके बाद इस बैग को पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इन सारी ही चीजों के बारे में पुलिस वालों को जैसे ही पता चलता है तो उन्होंने उनके सारे ही परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार उस टाइम कर लिया था। और अभी भी अगर देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये सारे ही लोग इस टाइम पुलिस वालों की हिरासत में हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया है और अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। वैसे ये चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि एक लड़की जो कि एक परिवार के ऊपर विश्वास करके अपना पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर उनके घर पर आ जाती है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन वहां पर उसके ससुराल वाले उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी ही कहानी को सुन लिया है, क्या कुछ यहाँ पर घटा है, इन सारी ही चीजों के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अपना और अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि सामने जो बंदा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की जो स्टोरी सुनाने का तरीका था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे अजीबो गरीब केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट लविश सक्सेना को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ। टाइम था 8 जून 2022 का, जब कर्नाटक के मैसूर के मांड्या में एक व्यक्ति बाजार की तरफ जा रहा था कि इसी टाइम उसने देखा कि यहाँ पास में जो नदी बहती है, यहाँ पर नदी के किनारे कोई लेटा हुआ है और उसका जो लेटने का तरीका है वो काफी ज्यादा अजीब है, जिसके चलते वो वैसे ही नॉर्मली उसे देखने के लिए वहां पर जा पहुंचता है। और वहां पर जाकर उसने देखा कि ये कोई लेटा हुआ व्यक्ति नहीं, जबकि एक डेड बॉडी है। और डेड बॉडी भी इतने ज्यादा बुरे हालत में कि उसके ऊपर का हिस्सा तो है ही नहीं, पेट से ऊपर का, बस नीचे के मानो पैर पैर ही यहाँ पर बचे हों। और इस महिला की ऐसी हालत देखकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके पास वहां आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे उनके पास वो चीखता चिल्लाता हुआ भाग कर जाता है और वहां पर जाकर सारी की सारी बातें बताता है। वो लोग भी इसके पीछे पीछे वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां पर कि इसने ये सारी चीजें देखने का दावा किया था। और उन लोगों ने आकर जब ऐसी हालत में उस महिला को देखा तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं और उसके बाद इस महिला की बॉडी को, जो भी आधी कटी फटी इन्हें मिली थी, उसे अपने कब्जे में ले लिया। और उसके अलावा यहाँ आसपास में नदी के किनारों पर ही छानबीन करना शुरू कर दिया कि इस महिला की आधी बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन इसका बाकी शरीर कहाँ पर है। तो पुलिस ऑफिसर्स लगभग अगले 5-6 घंटों तक वहां पर
तहकीकात करते हैं, लेकिन इस बॉडी के बाकी हिस्से वहां पर नहीं मिले। तो पुलिस ऑफिसर्स इस बॉडी के कपड़े वगैरह बरामद कर लेने के बाद इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए मेन चुनौती थी वो ये थी कि ना तो इसके पास इसके फिंगरप्रिंट हैं, ना ही इस महिला के पास खुद का चेहरा है। सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि ये डेड बॉडी एक महिला की है। तो पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इस घटना को बीते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए होंगे कि दोबारा से पुलिस के पास एक कॉल आता है और उसमें भी यही बात कही जाती है कि जनाब नदी के किनारे एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी पूरी नहीं है, जबकि इसे काफी ज्यादा बेरहमी से काट दिया गया है और आधा हिस्सा बॉडी का यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस ऑफिसर्स को पहले तो यही लग रहा था कि इस महिला को काट कर पहले तो शायद हो सकता है आधा यहाँ पर डाल दिया गया होगा और बाकी हिस्सा इसका कहीं और डाल दिया गया होगा। और अब जो ये कॉल आया है, किसी बंदे ने हमें ये बताया है, उसने इसका बाकी आधा हिस्सा ढूंढ लिया होगा। तो पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये पूरा हिस्सा नहीं, जबकि यहाँ पर किसी और महिला को मारा गया है और इसे मारने का तरीका बिल्कुल उसी महिला जैसा है। इसके सिर्फ और सिर्फ नीचे का हिस्सा इस टाइम छोड़ा गया है। ऊपर के हिस्से की अगर बात की जाए तो वो अभी भी गायब है। पुलिस ऑफिसर्स वहां पर भी काफी देर तक तहकीकात करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी का बाकी हिस्सा नहीं मिला। और जो वो पहले वाली बॉडी मिली थी वहां से ये बॉडी करीबन 25 किलोमीटर दूर मिली थी। तो अब पुलिस ऑफिसर्स इस बात का अंदाजा लगाने लगते हैं कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर सीरियल किलर घूम रहा होगा और वो लगातार महिलाओं को कुछ इस तरीके से अपना शिकार बना रहा है और जल्द से जल्द उसे अगर नहीं पकड़ लिया जाता है तो हो सकता है इसी तरीके के काफी सारे और भी केसेस हमें देखने को मिले, जिसके चलते कर्नाटक पुलिस ने 9 पुलिस की टीमें बनाई और इस केस के ऊपर वो लोग तहकीकात करने भी लगते हैं। सबसे पहले उन लोगों ने इन बॉडी की ही शिनाख्त करनी शुरू की कि हो सकता है अगर हम लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये डेड बॉडी किसकी है तो हम लोग उस कातिल को भी पकड़ लेंगे। जिसके तौर पर पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू किया उन महिलाओं को जो कि पिछले काफी दिनों से गायब है। सारी की सारी जब रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है तो पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि अभी तक करीबन 1100 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। लेकिन जब इनकी शिनाख्त करनी शुरू की जाती है और इनकी छटनी करनी शुरू की जाती है कि 8 तारीख से पहले कितनी महिलाएं गायब हुई थी, इसके आसपास कितनी महिलाएं गायब हुई थी, और उसमें भी मेन जो बात है वो ये है कि 25 से 35 साल की जिनकी उम्र रही हो वो कितनी महिलाएं थी, तो अब सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 ऐसी महिलाएं बाकी रह गई थी जो कि इस कैटेगरी में आया करती थी। और जो पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी टीम बना रखी थी वो टीमें जाकर इनके घर पर पर्सनली इस टाइम पूछताछ कर रहे थे और इसी टाइम पूछताछ करते करते बेंगलोर के एक गांव में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पुलिस वाले कुछ एक पूछताछ उनके बारे में करते हैं जो कि महिला इस टाइम गायब हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसके फोटो भी वो लोग बरामद कर लेते हैं। और जब इस फोटो को पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं तो उन्होंने पाया कि जो डेड बॉडी उन्होंने पाई थी उस डेड बॉडी ने जो कपड़े पहन रखे थे इस फोटो वाली महिला ने भी पहन रखे हैं। वो कपड़े पहचानते ही पुलिस ऑफिसर्स उन कपड़ों को लाकर उस परिवार को दिखाने लगते हैं और उस परिवार ने भी पहचान लिया कि हाँ जनाब ये जो कपड़े हैं हमारी परिवार की उस महिला के ही हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स उस महिला के बारे में उसके परिवार वालों से जो कुछ भी जान सकते थे वो सारी ही चीजें वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। वो लोग उससे उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, इसके अलावा उसके फोन के बारे में भी पूछने लगते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि जब से वो गायब हुई है उसके मोबाइल के बारे में भी हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को उसका नंबर मिलता है तो वो लोग उसकी सारी की सारी कॉल डिटेल निकालने लगते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिरी टाइम में ये महिला कहां पर थी। इसके अलावा आखिरी बार इसने किस किस से बातें की थी। तो पुलिस ऑफिसर्स ने पाया कि जिन भी लोगों से ये बातें कर रही थी उन सभी को इसके परिवार वाले काफी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी भी एक नंबर ऐसा मौजूद है जिसे कि ना तो इसके घर वाले जानते हैं और ना ही इसके कोई जान पहचान वाला, इसकी फ्रेंड वगैरह हुई जो कि इसके साथ काम करती हैं कि शायद उसे वो ही जानती हो। और जो ये एक अननोन नंबर था ये था टी सिद्धलिंगप्पा का। पुलिस वाले इस टाइम उस दूसरी महिला की भी शिनाख्त कर रहे थे। उसके घर वालों के पास जाकर उसका जब मोबाइल लिया जाता है और उसके बारे में जब डिटेल निकाली जाती है, उसके मोबाइल को चेक किया जाता
है तो उसके मोबाइल पर भी इसी के द्वारा कॉल किया गया था। तो पुलिस ऑफिसर्स टी सिद्ध लिंगप्पा के पास जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उसे लाकर उससे पूछताछ करने वो लोग शुरू करते हैं। पहले तो लिंगप्पा ने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब कौन है ये महिलाएं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। लेकिन सारे ही सबूत जब पुलिस वालों ने लिंगप्पा के सामने रखे तो लिंगप्पा टूट जाता है और उसके बाद उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसे कि सुनकर पुलिस वालों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, प्यार में हर कोई पागल हो जाता है, लेकिन आखिरी में जो इसने डिसीजन लिया ये सच में ही काफी ज्यादा खौफनाक था। लिंगप्पा ने बताया कि वो यहीं पर एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में काम कर लेने के अलावा जब वो काफी ज्यादा बोर हो जाया करता था तो काफी बार ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पास में ही एक रेड लाइट एरिया था, तो वो वहां पर एंजॉय करने के लिए जा पहुंचा करता था। और वहां पर भी जब वो एक बार जाता है तो उसकी मुलाकात चंद्रलेखा नाम की एक लड़की से होती है जो कि असल में एक सेक्स वर्कर थी। वो उसके पास बार बार जाने लगता है, उसके पास जाकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था और धीरे धीरे कर लिंगप्पा को भी पता ही नहीं चलता कि कब वो उसे प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ चंद्रलेखा के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था, वो भी मन ही मन लिंगप्पा से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है, हर रोज लिंगप्पा अब उसके पास जाने लगा था तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने आपस में बताना शुरू किया कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, लिंगप्पा भी उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और एक दूसरे को वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जब एक दूसरे के साथ बिताया ही करते थे तो लिंगप्पा ने चित्रलेखा से पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम इस धंधे में कैसे आन फंसी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के तुम बातें करती हो मेरे साथ उसके हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद चित्रलेखा ने सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, वो काफी अच्छे एक परिवार से संबंध रखती है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पर तो उसे जबरदस्ती लाया गया है। लिंगप्पा को थोड़ा अजीब लगता है कि अगर तुमने पढ़ाई भी कर रखी है, तुम्हारा परिवार भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम यहाँ पर कैसे आन फंसी। अब वो जब धीरे धीरे कर हर रोज मिला करते थे तो चित्रलेखा भी उसके ऊपर विश्वास करने लगी थी और उसके बाद चित्रलेखा ने अपनी सारी की सारी समस्या उसे बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई थी, जबकि वो तो अपने गांव में अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा अच्छा खुशहाली से टाइम बिता रही थी। लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली थी तो उसके गांव की काफी सारी और भी लड़कियां मौजूद थी जो कि इस टाइम बाहर जॉब किया करती थी। चित्रलेखा ने उनसे ये बात कही कि उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वो भी कहीं पर जॉब लगना चाहती है, तो क्या उनके कहीं पर ऐसे कॉन्टेक्ट हैं जो कि उसे जॉब लगवा पाए। तो उसके साथ की वो महिलाएं इस बात के लिए मान जाती हैं कि वो उसे जॉब दिलवाने के लिए तैयार हैं। वो उसे अपने साथ लेकर एक दूसरे शहर आ जाती हैं और वहां पर अगले काफी दिनों तक रहती हैं। उन्होंने कहा कि वो उसके लिए काफी अच्छी एक जॉब ढूंढ रही हैं और उसके बाद वो उसे यहाँ पर रेड लाइट एरिया में ले आती हैं। यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती छोड़कर चली जाती हैं और कुछ एक दिनों बाद जब वो वापस अपने घर पर जाती है उसने इस बात से इनकार कर दिया कि वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो उसके उन साथियों ने ये बात कही कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो उसके जो वो साथी हैं जो कि उसे गांव से यहाँ पर लेकर आए थे वो उसके गांव में ये सारी ही बातें बता देंगे और उसके बाद उसके घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। गांव में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, उसके परिवार वालों की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। उसके बाद वो क्या करेगी। तो अब चित्रलेखा के पास कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके चलते वो यहीं पर रहने लगती है, यहीं पर रेड लाइट एरिया में ही अपना काम करने लगती है और जितने भी पैसे उसके पास आया करते थे वो सारे ही पैसे वो अपने घर पर भेज दिया करती थी। आज भी उसके घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि असल में उनकी बेटी काम क्या करती है। तो यही सारी उसकी कहानी थी और इस कहानी को सुनकर लिंगप्पा भी अंदर तक टूट जाता
जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर कोई लड़की इस तरीके का काम धंधा करना ही नहीं चाहती तो ये लोग जबरदस्ती करके ऐसे कामों में इन्हें क्यों डाल देते हैं। और उसके बाद चित्रलेखा ने बताया कि यहाँ पर लाने के नाम के उन्हें काफी सारे पैसे मिले थे। वो एक दो लड़की नहीं थी, जबकि काफी सारे लड़के थे, काफी सारी लड़कियां थी, और उन सभी ने मिलकर उसे फंसाया था। उसके बाद लिंगप्पा को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जिसे वो प्यार करता है यहाँ पर फंसी हुई है। इसका कारण ये खुद नहीं, जबकि इसके साथ की वो सारी की सारी महिलाएं हैं। और लिंगप्पा अब इससे प्यार किया करता था। तो लिंगप्पा ने कहा कि क्या तुम उन सारी ही महिलाओं से और उन आदमियों से बदला लेना चाहती हो। और दूसरी तरफ चित्रलेखा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, वो तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, और ना ही इतना टाइम है कि वो बाहर जाकर कोई षड्यंत्र करे और उसके बाद उनसे बदला ले। और यही कारण है कि यहाँ पर इस रेड लाइट एरिया में ही सिमट कर रह चुकी है। और उसके बाद लिंगप्पा ने कहा कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। उसने उन सारे ही लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की और चित्रलेखा ने बताया कि वो कुल 7 लोग हैं। लिंगप्पा ने उन 7 ही लोगों का नाम लिख लिया और उसके बाद धीरे धीरे कर वो उनका पीछा करने लगता है। इन दोनों ने मिलकर अब पूरी प्लानिंग बना ली थी कि इन 7 ही लोगों को इतनी ज्यादा बेरहमी से वो लोग मारेंगे कि उनके अंदर तक की रूह कांप जाएगी कि आखिरकार उन्होंने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया था। और उनमें से एक दो महिलाएं तो सेक्स वर्कर ही थी, जिसके तौर पर लिंगप्पा ने उन्हें बुक कर लिया फोन वगैरह करके। और उसके बाद उसे एक जंगल में लेकर जाता है और जंगल में ले जाकर उसका वहीं पर गला घोंटकर उसे मार डालता है। और उसके बाद उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसे और ज्यादा बारीक हिस्सों में काटने लगता है और उसे जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। और जो नीचे वाला हिस्सा बचा था उसे ले जाकर वो एक नदी में फेंक देता है। बाद में वो बात अलग है कि वो नदी वाला हिस्सा तैरकर यहाँ पर किनारे पर आ जाता है। लिंगप्पा ने जब से पहला मर्डर किया था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उसके बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ऑफिसर्स को डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। और दूसरी तरफ लिंगप्पा ने पूरा अच्छे से काम बांध रखा था। उसने इस बात का अंदाजा लगा रखा था कि ना तो पुलिस वाले इसका कभी चेहरा ढूंढ पाएंगे, ना ही कभी इसके हाथ की उंगलियां पुलिस वालों को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ नीचे का हिस्सा है उससे कभी वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो काफी सारे क्राइम शो देखा करता था, क्राइम पेट्रोल वो देखा करता था, और उसी से ये सारे के सारे उसने अंदाजे लगाए थे। उसके बाद वो चित्रलेखा के पास जाता है, उसे वो रेड लाइट एरिया से निकालता है और एक घर में जाकर वो लोग लिव इन में रहने लगते हैं। एक साथ वो रह रहे थे। अभी तक पिछला कत्ल किए हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद लिंगप्पा अपने दूसरे टारगेट की तरफ निकल पड़ता है। वो भी एक सेक्स वर्कर थी। वो उसे अपने घर पर लेकर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो जो दूसरी महिला थी, जब वो चित्रलेखा से मिलती है तो आपस में बैठकर वो लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये तुम्हें भी यहाँ पर लेकर आया है, और तुम्हें अगर ले ही आया है तो उसने उसे क्यों बुलाया है। और उसके बाद चित्रलेखा ने सारी की सारी बातें उस महिला को बतानी शुरू की कि किस तरीके से तुमने इसे एक गलत धंधे में डाल दिया और आज के टाइम में वो इसका बदला ले रहा है। जब तक वो महिला कुछ कर पाती, पीछे से आकर लिंगप्पा उसका गला घोट देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। उसके शरीर के वो लोग पिछले वालों की तरह बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं, नीचे का हिस्सा अलग कर देते हैं, ऊपर के हिस्सों को वो लोग छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं और उसे एक बोरी में डाल देते हैं। जो शरीर के ऊपर के हिस्से छोटे छोटे हिस्सों में काटे थे उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देते हैं और इसके अलावा जो नीचे का हिस्सा बचा था उसे ले जाकर वो लोग एक नदी में फेंक आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगले कांड को भी वो लोग अंजाम देते हैं। 8 जून को जब वो लोग फेंक कर आ चुके थे तो वो वही घटना थी जब सुबह सुबह वो बंदा अपने काम पर जा रहा था और उसने वो डेड बॉडी देखी थी। इसकी ये कहानी सुनकर पुलिस ऑफिसर्स को मानो सारा का सारा मामला समझ आ ही चुका था और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने पूछना शुरू किया कि तुमने 3 लोगों को तो मार ही डाला है, जिनकी 2 की तो डेड बॉडी हमें मिल चुकी है, तीसरे की डेड बॉडी वो लोग पूछताछ कर लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिंगप्पा से कहना शुरू किया कि जो 4 लोग बाकी बचे हुए थे, क्योंकि तुम 7 को टोटल मारना चाहते थे, 3 को तुम मार चुके थे, तो बाकी बचे हुए 4 लोग कौन थे। और उसके बाद लिंगप्पा ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं 7 लोगों को नहीं जबकि 8 लोगों को मारना चाहता था। तो पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब जो ये 8वां बंदा है आखिरकार ये कौन है। तो लिंगप्पा ने बताया कि जनाब, मैंने अब तक 3 लोगों को मार डाला था, मैं बिल्कुल भी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन मुझे इस बात का शक जरूर था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं ये सारे कांड कर रहा हूँ, जरूर वो बाहर जाकर किसी को कुछ ना कुछ बता देगी। आज नहीं तो कल हो सकता है इसके मुंह से कुछ निकल जाए। मैं तो एक सीरियल किलर इस टाइम बन चुका हूँ, मैं अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कल को ये गुस्से गुस्से में कि कुछ इस तरीके से कुछ एक लोगों ने इसके साथ इस तरीके से कांड किए थे और उसने उसके साथ कुछ ऐसा बदला लिया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो हो सकता है ये पकड़ा जाए। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, जिसके तौर पर जो 8वां बंदा था वो खुद चित्रलेखा थी, जिससे कि लिंगप्पा प्यार किया करता था। उसने ये प्लान बना रखा था कि ये इसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, और सच में अगर देखा जाए तो इन सारे ही लोगों को मार लेने के बाद ये चित्रलेखा को भी मारना चाहता था। चित्रलेखा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अंदर तक उसकी रूह कांप जाती है कि आखिरकार जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करती है, जिसकी बदौलत वो अपने उस एरिया को छोड़कर जहां पर कि वो इस टाइम धंधा किया करती थी, इसके पीछे पीछे इसके घर पर आकर लिव इन में रहने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ ये तो इसे मारने की तैयारी कर रहा है। ये सारा ही मामला जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को समझ आता है तो वो उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि भले ही चित्रलेखा ने उन लोगों को ना मारा हो, लेकिन जब उन्हें मारा जा रहा था तो उसके अंदर इसने भी मदद की थी। तो ये सारा ही मामला समझ लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि जो बंदा अपनी प्रेमिका से प्यार किया करता था, आखिर में वो अपने आप को बचाने के लिए इसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार ये किस तरीके का प्यार है। और दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, जहां पर कि एक बंदा अपने प्रेमिका को, जो कि उसे न्याय दिलाने के बारे में उसे काफी सारे सपने दिखा रहा था, लेकिन आखिर में उसकी मौत का कारण भी वही बनने वाला था। हो सकता है 1 महीने तक पुलिस ऑफिसर्स उन लाशों को ढूंढते ढूंढते उनके घर पर ना जाते और बाद में कॉल रिकॉर्ड्स निकालकर लिंगप्पा के पास ना पहुंचते, तो वो चित्रलेखा के साथ साथ 4 लोगों को और मार डालता। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट तृप्ति को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ, 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 ट्विस्टेड केस के साथ।